कार्तिक गेट खोल एक बार। चलो, अभी स्ट्रेटजी एस्टेब्लिश करने के 5 फैक्टर्स हैं। कितने? 5। ठीक है, ये अपने को आज लर्न करने हैं, ये अपने को आज लर्न करने हैं। अभी तक टोटल कितने क्वेश्चन हो गए चैप्टर से? इधर वही रुको, वही रुको। क्या नहीं, पर आप मैं पागल हूं? मैं तेरे सामने ऊपर आ रहा हूं। मैं अक्षय सर, उसको बाद में बात करना। हाँ तो फिर बात करना उनसे। मैंने 9:20 का टाइम बोला था ना याशवी को। अरे बैच कब चालू हो रही? तो आप बात करते रहोगे नीचे। कैमरे में क्या देख रहे हो आप? यार ये लोग पागल है या बैठे हैं? बैठो यहाँ पे आके। क्या समर्थ, तेरे सामने ऊपर आया ना मैं? फिर क्या काम है आपका? किसी ने बाद में बात करता हूं। हमको 5 फैक्टर्स पढ़ने हैं। कितने टोटल? कुल मिला के 6 क्वेश्चन है ऑडिट स्ट्रेटेजी में। कितने? 6 क्वेश्चन है। एक हम कर चुके हैं कि ऑडिट स्ट्रेटेजी का, अभी तक हमने ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई भी नहीं है। हमने सिर्फ ये बोला है कि ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने से हमें क्या क्या मैटर्स में असिस्ट होगा। अब हम ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना चालू कर रहे हैं। इसमें पहला क्या है? आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। सबसे पहली बात क्या है कि आपको एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करनी है। और दैट डिफाइन इट्स स्कोप मतलब एंगेजमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसी के बेसिस पे उसका स्कोप डिसाइड होता है ना। रिलायंस का एंगेजमेंट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, टाटा मोटर के अलग होंगे, टाटा पावर के अलग होंगे। जैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसा उसका स्कोप होगा। तो वो सिर्फ एक अटैचमेंट वाली लाइन है, उसको ध्यान में मत रखो। हमारे लिए सबसे मेन क्या है कि सर हम एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुक का यथार्थ आपकी। अरे यार आप रोज कुछ ना कुछ भूल जाते हो, कमाल आदमी यार। अरे आप कल से अगर बुक्स भूले ना तो आप गए एकदम, मैं पहले ही बोल रहा हूं। सामने वाले उसका भी तो पूरा मोमेंटम खराब कर देता, आप खुद का बुक नहीं लेके आ रहे थे। ठीक है, तो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करनी है। चैप्टर 1 की क्वेश्चन बैंक कर लिया आप लोगों ने? हाँ, चैप्टर 1 की क्वेश्चन बैंक में जो आरटीपी के क्वेश्चन है, वो आरटीपी के क्वेश्चन से मैंने पहले ही बोला था कि वो लोग फालतू फालतू का एलॉबरेशन करते हैं। ठीक है, जैसे याशी ने मेरे को डाउट पूछा कि सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस के उसके अंदर क्वेश्चन है, तो हमको ये बोलना है कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते। दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशन। उसका पहला पैराग्राफ जो एब्सोल्यूट एश्योरेंस को लेके है वो भूल जाओ, वो तो हम वैसे ही बोल सकते। मेन बात क्या है उसके अंदर कि हम क्यों नहीं दे सकते। हमने बुलेट्स फॉर्म में पढ़ा है इनहेरेंट लिमिटेशन, स्टडी मैट में भी बुलेट फॉर्म में ही है। जो मैंने लिखा है वही स्टडी मैट में है, उन्होंने उसको पैरा फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको मैंने पहले बोला था ऑडिट इज ऑल अबाउट रेलेवेंट आंसर। ठीक है, तो हमारे लिए ये आंसर रेलेवेंट है और हमको वही आंसर लिखना है, इनहेरेंट लिमिटेशन, और वही उन्होंने लिखा है। उन्होंने आरटीपी में बड़ा चढ़ा के लिखा है, उतना हम लिख सकते हैं एग्जाम में नहीं लिख सकते। ठीक है, बाकी मैंने आपको बोला है, मैंने क्वेश्चन बैंक का वीडियो भेज दिया है, किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वीडियो से वो देख सकता है, और नहीं तो आप मेरे को भी पूछ सकते हो। ठीक है, अभी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। अच्छा अभी सुनो, ये समझना जरूरी है कि सर ये पॉइंट ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करने के प्रोसेस में क्यों आया है। ये पॉइंट ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करने के प्रोसेस में, हम स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हम स्ट्रेटजी अगर एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करेंगे जब तक हमको वो एंगेजमेंट के बारे में पता ही नहीं चलेगा। क्या हम स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश? देन ठीक है, तो स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम वो एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स समझें। इसके लिए ये पॉइंट यहां पे है।
कि हमको वो एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक जो समझ में आएगी तभी हम स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ पाएंगे। हम जा रहे हैं घूमने के लिए, अब वो माउंटेन प्लेस है या बीच प्लेस है, उस पर डिपेंड करेगा अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कौन से मंथ में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट। ठीक है, देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट जो उसके स्कोप को डिफाइन करती है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको यहाँ पे नीचे दी है और ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करनी है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो, और आता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला कि सर ये जो एंटिटी का मैं ऑडिट कर रहा हूं उसको एएफआरएफ कौन सा लागू है, उसको एएफआरएफ कौन सा लागू है। ये जो एंटिटी का मैं ऑडिट कर रहा हूं उसको एएफआरएफ कौन सा लागू है, मतलब उसको सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, उसको सर शेड्यूल 3 लगता है या बैंकिंग कंपनी का शेड्यूल लगता है। हर कंपनी के, नॉर्मल कंपनी के शेड्यूल्स सेम होते हैं। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एनबीएफसी कंपनी, हॉस्पिटल्स, इन सब के शेड्यूल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आप किसका ऑडिट कर रहे हो, उसको कौन सा शेड्यूल लग रहा है वो आपको देखना है। तो उसको बोलते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। करेक्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे, क्योंकि अगर आपको वो पता ही नहीं है कि आप जिसका ऑडिट कर रहे हो उसको कौन सा एएफआरएफ लग रहा है तो आप उतनी टीम लेके आ पाओगे क्या, नहीं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है एएफआरएफ। दूसरा, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड, मतलब क्या, नेचर ऑफ, हाँ बोलो ना, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड, मतलब रिलायंस है ना, तो उसके अलग अलग बिजनेसेस है ना, पावर का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ऑयल इंडस्ट्री है, ये है, तो कौन से नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट अपने को करने हैं, जो नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट हमको करने हैं वो बिजनेस सेगमेंट का अपने को ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम कैसे ऑडिट करेंगे, राइट। अगर अपने को एक्सपर्ट चाहिए, कुछ चाहिए, तभी मालूम पड़ेगा ना वो तो, कि मेरे को कौन से बिजनेस सेगमेंट करने हैं। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहा हूं किसी एंगेजमेंट के, क्यों देख रहा हूं, क्योंकि मेरे को स्ट्रेटजी बनानी है, तो उसमें पहले मैं देखूंगा इसको कौन सा एएफआरएफ लग रहा, कौन से बिजनेस सेगमेंट मेरे को ऑडिट करने हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ना इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है, मतलब ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री को है, ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट सिर्फ ओएमसी कंपनीज को है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को है। मैं इसका उदाहरण देता हूं, टेलीकॉम कंपनी में एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, उसका नाम है एआरपीयू। क्या नाम है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। इसमें क्या होता है, जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है वो अपने बैलेंस शीट में लिखती है कि हमको पर यूजर एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ। सर ये क्या होता है, सिंपल है, अभी हम लोग 10-12 लोग बैठे यहाँ पे, ठीक है, आपने 700 का पैक लिया, आपने 300 का लिया, मैंने 100 का लिया, अलग अलग पैकेजेस है फॉर रिचार्जेस, राइट। उन सभी पैकेजेस को जोड़ेंगे, वेटेड एवरेज निकालेंगे, तो ये क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू जो भारतीय एयरटेल ने हमसे कमाया है। करेक्ट है, जिस कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ज्यादा है वो कंपनी ज्यादा मुनाफा कमा रही है, जिसका कम हुआ मतलब कंपनी ने मार्जिन में हिट लिया है, कंपनी ने थोड़ा प्रॉफिट में हिट लिया है। यस, ये बहुत की डिस्क्लोजर है एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में, समझ में आया। वैसा ही जो ओएमसी कंपनीज हैं, एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, पेट्रोल पंप, उनके लिए की डिस्क्लोजर है कितने डॉलर पर बैरल पे आपने क्रूड खरीदा, वो लोग अलग से। तो ये होता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ये आपको पता रहेगी तभी आपको पता रहेगा आपको क्या स्किल सेट चाहिए, है ना, नहीं तो आप ऑडिट कर पाओगे क्या ढंग से। तो ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त पहली चीज है कि हमें एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी है, समझ में आए। और कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे समझेंगे, एएफआरएफ कौन सा लागू है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कौन से हैं, और नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड जो मेरे को ऑडिट करने हैं। एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट, मतलब एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, मतलब क्या हुआ, बोलना। प्रीवियसली ऑडिटेड जो एविडेंसेस होंगे उसका कुछ हमें यूज आ सकता है इस ऑडिट। एग्जैक्टली, मतलब मैं ही पिछले साल ऑडिटर था, मैं ही पिछले साल रिलायंस का ऑडिटर था और मेरे को पिछले साल कुछ एविडेंसेस मिले थे, ठीक है,
वो एविडेंसेस से मेरे को एंगेजमेंट के बारे में और जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प हो गया, मेरे को एंगेजमेंट के बारे में मदद हो गई, एंगेजमेंट को समझने में मदद होगी। तो प्रीवियस, अभी फॉर एग्जांपल पिछले साल कंपनी ने एक नई सब्सिडरी खरीदी थी, है ना, वो सब्सिडरी को लेके हमने पिछले साल ही एविडेंस इकट्ठा कर लिए थे, ये सब्सिडी कौन सी है क्या नहीं है। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और एंगेजमेंट का स्कोप बढ़ गया, क्योंकि एक कंपनी उसमें मर्ज हो चुकी है। यस, तो हमको पिछले साल का ऑडिट इस साल काम आ सकता है। ये 4 पॉइंट है जो हमारे एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में हेल्प करते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी एंड इन दिस प्रोसेस you are required to determine you are required to understand about the characteristics of the audit engagement, state how would you get this understanding। तो हम क्या बोलेंगे, अगर एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को समझना है तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा AFRF लग रहा, ठीक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कौन से है, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट कौन से ऑडिट करने हैं, और पिछला कोई एविडेंस मेरे काम आ सकता है क्या, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट में अगर मैंने कोई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है तो उसका मैं क्या एक्सपेक्टेड यूज कर सकता हूं। तो इसमें ना AFRF और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ये पहले बोलने का, क्योंकि ये दोनों रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में बोलने का आप एविडेंस का क्या यूज कर सकते हो, और आखिरी में बोलने का कि आप कौन सा बिजनेस सेगमेंट टू बी ऑडिटेड, मतलब कौन सा बिजनेस सेगमेंट को आप ऑडिट करने वाले। समझ में आया, ठीक है। ये 4 पॉइंट का साधारण क्वेश्चन है और बहुत हाई वैल्यू क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। इसमें ध्यान रखना कि आप जब आगे भी पढ़ोगे ना तो आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे। क्या क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन अलग है, वो हम एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। ये स्पेसिफिक वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, और ये हर बार आपको पूछा जाएगा ऑडिट स्ट्रेटजी के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सामने ऑडिट स्ट्रेटजी वर्ड जरूर क्वेश्चन में होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखो, मिस्टर राहुल इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी। मिस्टर राहुल इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी and in the process of and in this process he desires to obtain oblique identify the characteristics of the engagement that defines its scope, the characteristics of the engagement that defines its scope। हो गया, the characteristics of the engagement that defines its scope, ठीक है। ऑडिट स्ट्रेटजी का देखो आप है ना, फ्लो में मैप बहुत हेल्प करेगा अपना, वो फ्लो बैठाने के लिए रिवीजन का, ठीक है। मैप सबसे क्रूशियल चीज है, ठीक है। तो इसमें 4 पॉइंट थे, इसका आप वहां पे लिखो फाइन, FINE, फाइन, FINE, अपनी ना नोट्स में भी लिख दो फाइन। फाइन मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट टू बी ऑडिटेड एंड एक्सपेक्टेड यूज ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑडिट एविडेंस, ठीक है। फाइन, यस, ठीक है। आपके नोट्स लाइव हैं पक्का? बरका कितना बचा लाइव आपके? वेरी गुड। बाकी आपके लाइव होंगे, लाइव है यथार्थ, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें 4 पॉइंटर है, आंसर रहेगा फाइन, इसका चीट कोड भी फाइन ही है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये सब ऐसे लर्न होंगे। जब आप इसको आगे एक समरी रिवीजन करोगे ना तो उसमें भी आपको यही बोलना
जैसा अपना वो PII वाला क्वेश्चन था, एक्सेप्टेंस वाला, यस, उसका P आया था, प्रोसीजर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, ठीक है। वैसा ही ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका फाइन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बोलो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट टू बी ऑडिटेड, expected use of audit evidence of previous year to be made in this year, ठीक है, ओके। अब आ जाओ बी पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, चलो, ascertaining the reporting objectives of the engagement to plan the timing of the audit and the nature of communications required। अभी ये क्वेश्चन समझो, सब लोगों का अटेंशन पूरा चाहिए मेरे को आज, ठीक है। पहला तो सर हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंगेजमेंट की देख ली। अब दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बोलता है कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव आपके क्लाइंट की क्या है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि आपको कौन सी रिपोर्ट ऑडिटर को देनी है, कौन सी रिपोर्ट ऑडिटर को देनी है, ठीक है। ऑडिटर को एज पर स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग रिपोर्ट देनी है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ऑडिटर को कोई और रिपोर्ट देनी होती है तो वो भी इसमें कवर्ड है। तो जब तक तेरे को पता ही नहीं रहेगा कि तेरे को रिपोर्ट कौन सी देनी है तो ऑडिट कर पाएगा क्या। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग को लेके आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सर मेरे को ऐसे के हिसाब से रिपोर्टिंग करनी है, मेरे को सर कंपनी एक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग करनी है। अगर वो बैंकिंग कंपनी सर आरबीआई की भी रिपोर्ट होती है वो भी मुझे देनी है, तो मेरे को मेरे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, तभी तो मैं स्ट्रेटेजी बना पाऊंगा ना। मेरे को एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, तभी तो मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा ना। समझ नहीं बात। अभी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव कुछ इंस्टेंसेस बोलते हैं हम नीचे दिए हैं, कुछ इंस्टेंसेस नीचे दिया है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है। चालू करें, क्वेश्चन समझ में आया, सृष्टि समझ में आया, मैडम क्वेश्चन समझ में आया, सबको समझ में आया क्वेश्चन पक्का, कि मेरे रिपोर्टिंग को लेके क्या ऑब्जेक्टिव है वो मेरे को जानना पड़ेगा, तभी मैं स्ट्रेटेजी को बना सकता हूं। अभी पहला एनटीटी का टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग क्या है, बहुत ही प्यारा पॉइंट, एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। अभी क्या होता है, कुछ कंपनीज को ना साल में एक बार रिपोर्ट देनी होती है, मतलब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। कुछ कंपनीज को हर क्वार्टरली देनी होती है, हर, तो सबका टाइम टेबल अलग हो सकता है ना। बैंकिंग कंपनी की टाइमिंग अलग होते हैं, एनबीएफसी के टाइमिंग अलग होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के टाइमिंग अलग होते हैं, तो एक टाइम टेबल आपको चाहिए। टाइम टेबल से आपको समझ में आएगा कि आपकी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने टाइम में आपको वो ऑडिट खत्म करना है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स टू डिस्कस, आपको मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना पड़ सकता है, काय के लिए, टू डिस्कस एनटीई, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट वर्क विद द मैनेजमेंट, ठीक है। आपको मैनेजमेंट के साथ में मीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, कि भैया मेरा जो ऑडिट वर्क है उसका क्या नेचर रहने वाला है, मैं कब कब करने वाला हूं और मैं कितना डिटेल में करने वाला हूं, तो मेरे को आपका क्या क्या सपोर्ट लगेगा, ठीक है। ये क्यों डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तूने मैनेजमेंट से डिस्कस नहीं किया, ठीक है, तेरे स्ट्रेटेजी बनाते वक्त अगर ये पॉइंट तूने कंसीडर नहीं किया तो क्या होगा, तेरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा। क्योंकि तेरे को 45 डेज के अंदर रिपोर्ट देना था, लेकिन अगर मैनेजमेंट को तूने बताया नहीं तो मैनेजमेंट तेरे को क्या बोलेगा, मेरे को बताना था आपने, मैं आपके लिए अरेंजमेंट करता था पूरे, है ना, मैं आपको लद्दाख जाने को बोलता ही नहीं था, मैं डॉक्यूमेंट आपको यहां ला के देता था, लेकिन आपने मेरे से मीटिंग ही नहीं करी। समझ में आया। जैसे मैं बोल रहा कि चैप्टर 1 से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन में परेशानी मेरे को बताओ, मेरे को नहीं बताओगे तो मेरे को सपना आएगा क्या। मैनेजमेंट वही बोल रहा हूं, मैनेजमेंट क्या बोल रहा कि मेरे से मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, तब तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजी अगर आप बना रहे हो तो आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देखने, क्या देखने हैं, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट है कि पहले आप ये देख लो कि आपका टाइम टेबल क्या है। आपको ज्ञान मिल गया कि मेरे को 45 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है, मेरे को हर क्वार्टरली रिपोर्ट देनी है, क्वार्टर की रिपोर्ट 15-15 दिन में जानी चाहिए, आपका आ गया टाइम टेबल। अब आप करो मीटिंग मैनेजमेंट से, तो ये आपकी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त पॉइंट आना चाहिए कि मैं मैनेजमेंट से मीटिंग करूंगा, क्यों कर रहा हूं, ऑडिट वर्क के लिए, काय के लिए, कि मेरा क्या क्या ऑडिट वर्क रहेगा, उसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट क्या रहेगा, तभी मेरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव
सक्सेसफुल होगा। अगर मैंने मैनेजमेंट से मीटिंग ही नहीं करी तो वो टाइमली होगा क्या, मेरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, ऑडिट स्ट्रेटेजी कुछ काम नहीं आएगी। यस, उसके बाद में डिस्कशन विद मैनेजमेंट, वापस से आपको एक और चीज मैनेजमेंट से डिस्कस करनी है regarding the expected type and timing of report to be issued including the auditors report। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अरे मैं ऑडिटर्स रिपोर्ट तो दूंगा ही, उसके अलावा आपको मेरे से कोई और रिपोर्ट चाहिए क्या? मैंने मेरा टाइम टेबल देख लिया, मेरे हिसाब से ये लागू है, आपको मेरे से कोई और रिपोर्ट चाहिए क्या? कल जाके आप रात को उठ के बोलोगे अरे ये रिपोर्ट तो आई नहीं, तो मैं वापस काम करूंगा क्या? तो आप मेरे को बताओ कि आपको मेरे से कौन सी रिपोर्ट चाहिए और कब कब चाहिए, इंक्लूडिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो तो मैं देने वाला हूं। उसके अलावा आपको मेरे से क्या चाहिए? सर ये पॉइंट पता है क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है बैंक में। बैंक में क्या होता है, आपकी नॉर्मल रिपोर्ट्स तो आरबीआई के हिसाब से है ही है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से है ही है। बहुत सारी बैंक डिमांड करती है कि ये ब्रांच हमारा स्पेशल ब्रांच है, इस ब्रांच को लेके ना इस साल जितने भी विड्रॉल्स हुए हैं उसको लेके हमको आपसे एक स्पेशल रिपोर्ट चाहिए। अब ये मैनेजमेंट ने ऑडिटर से डिमांड किया, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट करते समय जब वो ब्रांच का ऑडिट होगा तो वो एक सेपरेट रिपोर्ट हाथों बना लेगा, किसको लेके, विड्रॉल्स को लेके। ऐसे कोई भी रिपोर्ट मैनेजमेंट ऑडिटर से डिमांड कर सकता है बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ऑडिट। ऑडिटर को देना है नहीं देना है उस टाइम पता देगा। अभी तो स्ट्रेटजी बन रही ना, ऑडिट चालू थोड़ी हुआ है, करेक्ट है ना? तो ये कितने वैलिड पॉइंट है, ये हमको स्ट्रेटजी के टाइम पे उनसे डिस्कस करने पड़ेंगे। सिंपल। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव पहला हम देखेंगे खुद से कि हमारा टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग क्या है, नंबर 1। फिर हम उनसे ऑर्गेनाइजेशन करेंगे मीटिंग का, ठीक है? मीटिंग करके बोलेंगे कि ये हमारा एनटीई है, ऑडिट वर्क का जो हमें परफॉर्म करना है, ठीक है? ताकि उनको ज्ञान रहे, उस हिसाब से हमारी वो पूरी फैसिलिटीज अरेंज कर दे। तीसरा हम बोलेंगे कि आपको कोई रिपोर्ट चाहिए क्या हमसे, उसका मेरे को नेचर बता दो कि वो रिपोर्ट का नेचर क्या है और टाइमिंग क्या है। सो डिस्कशन विद मैनेजमेंट काय के लेके रिगार्डिंग, अभी किसी के मन में आ रहा हो सर मैं यहाँ पे भी अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग लिखूं तो चलेगा, यहां इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेक्टेड टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, ठीक है? तो मैनेजमेंट से डिस्कस करो कि भैया आपको कौन सी टाइप की रिपोर्ट चाहिए और कौन सी टाइमिंग की रिपोर्ट चाहिए जो आपको इशू करनी है, इंक्लूडिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंक्लूडिंग द, ठीक है? क्लियर है? तो सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा, मैंने जैसे बोला कि ये लर्निंग बैच है, ये ऑडिट कंसेप्ट बैच नहीं है। कंसेप्ट सिखाना है तो मैं एक दिन में 3-3 पेज सिखा सकता हूं, कंसेप्ट हो गया आगे बढ़ता हूं मैं, लेकिन वो नहीं है। यहां पर्पस है जितना हो सके क्लास में लर्न कराओ, बाकी फिर बच्चों की इच्छा, ठीक है? अभी लर्निंग चालू हो रही है। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा आज, ऑडिट स्ट्रेटजी। हम ऑडिट स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसमें पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स एंगेजमेंट का हमारा जो चीट कोड वर्ड है फाइन है। एफ फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आई फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, N for the nature of business segment to be audited, and E for expected use of previous year's audit evidence in current year audit। खत्म आंसर, 4 मार्क पक्के। उसके बाद में हमने बोला रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। क्या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव की एंटिटी का रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में सिंपल है, पहले मैं खुद का टाइम टेबल बनाऊंगा, टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है? द एंटिटीज टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, एंटिटी का रिपोर्टिंग को लेकर क्या टाइम टेबल है ये ऑडिटर बना लेगा, ठीक है? उसके बाद में ऑडिटर पहले उससे पूछेगा कि तेरे को मेरे से कोई और रिपोर्ट चाहिए क्या, तो ये पॉइंट को आप 2 नंबर पे कर दो, है ना? लिंक है ना? तो डिस्कशन विद मैनेजमेंट, लर्न नहीं कर, मैनेजमेंट से डिस्कस करना है। डिस्कशन विद मैनेजमेंट टाइप को लेकर रिगार्डिंग द टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड इंक्लूडिंग ऑडिट। हो गया पक्का? ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं रिपोर्ट को लेके, है ना? उसके बाद में आपको ऑडिट परफॉर्म करना है। क्या करना है? आपको ऑडिट परफॉर्म करना है। तो आप अपने अकेले कर लोगे क्या? आपको मैनेजमेंट से शेयर करना पड़ेगा ना, वो तो तुम्हारा पूरा ऑडिट धरा का धरा लग जाएगा, टाइम लिमिट निकल जाएगी ऑडिट करने की। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स रिगार्डिंग एनटीई of audit work to be performed। क्लियर है? तीनों पॉइंट लर्न हो गए, यहां की यही लर्न करेंगे आज। तीनों हो गए क्या?
कैरेक्टरिस्टिक्स फाइन, फाइन, यस, ओके। उसके बाद में देखो वापस से मैनेजमेंट से डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। कौन एक्सप्लेन करेगा? नंदिश करेगा? नहीं, नंदिश ने कर दिया, कार्तिक करेगा। जल्दी, गलत बोल दो। मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ ऑडिट। सर ऑडिट करने के लिए जो भी एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन है अपना प्लान उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना, अपना ऑडिट का स्टेटस कैसा रहेगा, वर्क का पूरा मैनेजमेंट को समझाना पड़ेगा। ऑडिट कहाँ तक पहुंचा है और मैनेजमेंट से डिस्कस करना। चल ऑडिट अगर कोई चीज मैनेजमेंट से समझ नहीं है या उनसे पूछना है कि ऐसा क्यों किया, तो उस चीज के बारे में कम्युनिकेट। नहीं 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 नहीं, वो तो तुम एकदम ये कम, ये तो नहीं, तू रुक जा। फील्ड में क्या क्या चाहिए? ट्राई करते करते भेज दे। हाँ प्रीत बोलो। ऑडिट करते समय अपन को क्या क्या रिक्वायरमेंट, मतलब क्या क्या चीजें लगेंगी मैनेजमेंट से, वो कम्युनिकेट करना। नहीं 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 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उस पॉइंट को हिंदी में पढ़ो पहले। एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क। इस चीज का ऑडिट हो चुका है वो कम्युनिकेट बोल। ऑडिट के कौन कौन से स्टेज पे हमें मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है। सो पॉइंट, हाँ बोल, आप बोल। एक बार तालियां बजाओ। पॉइंट ये है, मतलब लगभग ये है। अथर्व ने भी लगभग बोला, लेकिन अथर्व ने बोला ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से। पॉइंट क्या है कि हमारा ऑडिट चालू है, ठीक है, बार बार मैंने हो गया क्या, हो गया क्या, अरे क्या लगा है, हो गया क्या, सामने वाला काम कर रहा है कुछ हो गया क्या। आप मेरे को स्ट्रेटेजी के टाइम बता दो कि आपको कब कब स्टेटस चाहिए, हर हफ्ते चाहिए, हर 2 दिन में चाहिए, हर महीने चाहिए, कैसे चाहिए आप बता दो, हम आपको वैसा दे देंगे। आप मेरे पास बार बार पूछने मत आना कि स्टेटस क्या है, स्टेटस क्या है, नहीं नहीं चल गई। हफ्ते में एक बार चाहिए क्या, हम दे देंगे आपको, प्रॉपर रिपोर्ट बना के देंगे कि हमने ये कर लिया, ये बाकी है। तो डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड, ये बार बार एक्सपेक्टेड वर्ड क्यों है? हुआ नहीं है ऑडिट, क्या क्या होना चाहिए। अरे सर अभी स्ट्रेटेजी चालू है ना, अभी ऑडिट चालू थोड़ी हुआ है, ये तो होने वाला है, एक्सपेक्टेड है, राइट। तो डिस्कशन विथ मैनेजमेंट रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क, उन वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ऑडिट वर्क के स्टेटस के ऊपर उनको कैसे कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, किस मोड में करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन को लेके हमको डिस्कशन करना है कि आपकी हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन है, कि हम आपको ऑडिट वर्क का जो स्टेटस बताएंगे तो वो कम्युनिकेशन आपको कैसे चाहिए, हर रोज चाहिए, हर 1 घंटे में चाहिए, कैसे चाहिए, ठीक है, थ्रू आउट द एंगेजमेंट। पूरे एंगेजमेंट के दौरान हमारा जो ऑडिट वर्क का स्टेटस है, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम कैसे कम्युनिकेट करें। आप समझ में आया पॉइंट? पक्का समझ में आया? ठीक है, देखो ये जब मैं बोलता हूं ना ये एक्सप्लेन करो, मेरे को पता है आप लोग फर्स्ट टाइम ऑडिट पढ़ रहे हो, यस, आपसे गलतियां होगी होगी, नहीं तो क्या मतलब बात का, है ना। तो इतने लोग अभी जो हाथ ऊपर करके पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये सब लोगों के लिए हेड्स ऑफ है। और इसी तरह गलत बोलो चलता, कम से कम ट्राई कर रहे ना आप इंग्लिश समझने का, वो पॉइंट है, ठीक है ना। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, चलो। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब फाइन, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में सर पहले मैं टाइम टेबल देखूंगा खुद से, तो एंटिटीज मी का बोलना है मुझे, हाँ, द एंटिटीज टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, एंटिटी का टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग को लेके, पहली चीज तो वो। फिर रिपोर्टिंग के लिए एक और बात थी कि आपको हमारे से और भी कोई रिपोर्ट चाहिए क्या, तो बोलो डिस्कशन विथ मैनेजमेंट रिगार्डिंग द टाइप एंड द टाइमिंग ऑफ द कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड, एंड द टाइमिंग ऑफ द कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड, है ना, बराबर है। एक्सप्लेन टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड, हाँ ठीक है, रिपोर्ट्स टू बी इशूड, ठीक है, एक ही बात हो गया। तो 2 पॉइंट रिपोर्ट के हो गए, मैंने मेरा टाइम टेबल देख लिया, मैंने मैनेजमेंट से पूछ लिया। अब हम जब ऑडिट करेंगे तो वो ऑडिट वर्क उनसे शेयर करना पड़ेगा, तो बोलो
ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग विथ मैनेजमेंट टू डिस्कस NTE of audit work to be performed, right? NTE बोलो, of audit work to be performed, ठीक है। 2 पॉइंट रिपोर्ट को लेके है, एक पॉइंट मैंने वर्क को लेके बताया, एक और पॉइंट वर्क को लेके है, बस स्टेटस ऑफ वर्क है। क्या है? डिस्कशन विथ मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड communications required in regarding status of audit work throughout the audit engagement. जो मैंने बोला मतलब कोई निकल रहा, आप एज इट इज कॉपी कर सकते क्या? वो ट्राई भी मत करना। घर पे जो आदमी एक एक वर्ड को रट्टा मार रहा, वो समझ के चलना ऑडिट में फेल है, पहले बोल रहा हूं मैं। और जो व्यक्ति इस तरीके से कर रहा कि उसने पॉइंट ध्यान में रख लिए और वो खुद के सेंटेंस फ्रेम कर रहा और वो सेंटेंस का मतलब वो निकल रहा, वो बंदे को ऑडिट में 50, 55, 60 मार्क कहीं पे भी नहीं गए। जब मैं आपको बोलता हूं ना, मैं देखता हूँ मार्कशीट 29, 28, 30 की, तो मैं 55, 58, 60 वाली मार्कशीट भी देखता हूँ। मेरे 8 साल के करियर में एक चीज क्लियर है, जो व्यक्ति ऑडिट के सेंटेंसेस खुद बना सकता है वो व्यक्ति फेल नहीं हो सकता, उसको सिर्फ पॉइंट्स लर्न कर रहे हैं। और जो व्यक्ति सेंटेंस लर्न करने जा रहा है वो व्यक्ति कभी पास नहीं हो सकता। तो आपने को लर्न करने हैं पॉइंट, तो आपने को कैसे लर्न करना है? सर 2 पॉइंट रिपोर्ट को लेके हैं, ठीक है, और 2 पॉइंट सर वर्क को लेके हैं। एक है एंटिटी का टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग क्या है सर, राइट, और एक है सर डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड इंक्लूडिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट के अलावा कौन सी तरह की ऑडिट रिपोर्ट मेरे को आपको और इशू करनी है अपार्ट फ्रॉम ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। फिर सर 2 पॉइंट जो है वो वर्क को लेके है, ठीक है। एक पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग NTE ऑफ ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म। उनसे मैं शेयर करूंगा कि मैं ऑडिट वर्क कैसे कैसे परफॉर्म करने वाला हूं, ताकि वो मुझे हेल्प करे, ताकि वो मुझे फैसिलिटेशन प्रोवाइड करे। और दूसरा कि ये जो ऑडिट वर्क है उसका स्टेटस कब कब वो मेरे से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मैं ये स्टेटस उनको कम्युनिकेट करूं, उसको लेके भी मैं डिस्कशन कर लूंगा। रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन इन रिलेशन टू स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क रिक्वायर्ड थ्रू आउट द एंगेजमेंट। एम आई क्लियर टू यू एवरीबडी? 4 पॉइंट, पक्की बात? आगे बढ़ू, सबको लर्न हुआ? 2 पॉइंट रिपोर्ट, 2 पॉइंट ऑडिट वर्क, बोलो 2 पॉइंट रिपोर्ट, 2 पॉइंट ऑडिट वर्क। वापस से 2 पॉइंट रिपोर्ट, 2 पॉइंट ऑडिट, एक और बार 2 पॉइंट रिपोर्ट, 2 पॉइंट ऑडिट वर्क, और ऊपर का फाइन, ठीक है, ओके। एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशंस अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। अब ये बताओ नंदीश, बता चल। सर अपन ने अब ये सब मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन और प्लानिंग मीटिंग्स वगैरह तो कर ली, हाँ। ये अब अपने टीम मेंबर्स के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना? हाँ, ऑलमोस्ट राइट बोला उसने, ठीक है, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ, ठीक है। मतलब देखो मैनेजमेंट से सब डिस्कशन हो गया है ना, अब तुम अपने सब टीम है, तुम लोग सब आर्टिकल हो, मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूँ, ठीक है। मैंने मैनेजमेंट से डिस्कशन कर लिया, मैंने बोला चलो ऑडिट पे, सब लोग चले। अब मैं पूरे ऑडिट के दौरान आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, ना मैं आपका कोई स्टेटस ले रहा, ना कुछ कर रहा, आपको चलेगा क्या? आपको ऑडिट में कुछ समझ में आएगा क्या? फिर नहीं। तो मेरे को ऑडिट स्ट्रेटेजी के टाइम पे ये भी प्लान करना पड़ेगा कि मैं अपने ही टीम में कम्युनिकेशंस का नेचर क्या रखूंगा। क्या मैं आप लोगों से ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करूंगा? क्या मैं आप लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कांटेक्ट करूंगा? मैं कैसे करूंगा? नंबर 1। और मैं कब कब करूंगा कि भाई हम लोग हर रोज रात को 8 बजे जूम मीटिंग में मिलने वाले हैं, समझ में आई बात? तो नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग्स्ट एंगेजमेंट टीम मेंबर, ठीक है। 2 पॉइंट वर्क के, 2 पॉइंट रिपोर्ट के और 1 पॉइंट एंगेजमेंट टीम मेंबर का। क्लियर है? हो गए लर्न, कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न कर लिया अपन ने, 4 पॉइंट फाइन। और अभी हमने देखे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। हम क्या कर रहे हैं? हम ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रहे, और ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने का ये प्रोसेस है। ये 2 पॉइंट हो गए। पहला क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ये क्रक्स वर्ड है, करेक्ट है। अभी तीसरे पे जाते हैं, चलो। तीसरा
तैयार हो थर्ड आंसर लर्न करने के लिए? सभी लोग? हैवी हो रहा है कि बिल्कुल भी इजी है? ठीक है, यहीं पे लर्न करना है, अपने दिमाग में बोलते जाना। ठीक है, चल। consider the factors that in the auditor's professional judgment are significant in directing the engagement team's effort। अब क्या हो गया, सुनो, आपने एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, ठीक है, आपने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देख ली, बराबर है। अब थोड़ी बात करेंगे एंगेजमेंट टीम की। किसकी? एंगेजमेंट टीम की। सारा काम हम मैनेजमेंट से करेंगे, तो हमारे एंगेजमेंट टीम से क्या काम करेंगे? एंगेजमेंट टीम को भी हमको मोटिवेट करना पड़ेगा ना, है ना, आगे चलाना पड़ेगा ना, अपनी आर्मी है ना ये तो, राइट। तो हम ऑडिट स्ट्रेटेजी में इस पॉइंट को डाल रहे हैं कि एंगेजमेंट टीम जो है ये सब इनएक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं, इनके जो एफर्ट है उनको सही डायरेक्शन में दिशा देनी पड़ेगी पार्टनर को, बराबर है। वो कैसे होगा? तो पॉइंट यही है कि कंसीडर द फैक्टर्स जो ऑडिटर के जजमेंट में, किसके? ऑडिटर के जजमेंट में सिग्निफिकेंट है एंगेजमेंट टीम के एफर्ट को डायरेक्ट करने। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, बोलो, जो एंगेजमेंट टीम के एफर्ट को डायरेक्ट करने में काम आएंगे, जो एंगेजमेंट टीम के एफर्ट को सही दिशा में डायरेक्ट करने में काम आए। वो फैक्टर्स भी ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इसका आंसर उससे ज्यादा अच्छा है। देखो, द ऑडिटर नीड्स टू डायरेक्ट एफर्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम टुवर्ड्स मैटर्स दैट इन हिज प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये लाइन का मतलब क्या हुआ? वेरी गुड, ठीक है, ताजा हो जाए। हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? जिसका ज्यादा वेटेज है अल्टीमेटली थोड़ा ध्यान वहां डालते हैं ना, जिसका कोई वेटेज नहीं है, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, उसको पढ़ते रहेंगे तो एग्जाम क्लियर कर पाएंगे क्या? तो एंगेजमेंट पार्टनर को पता है कि मेरे पास एक लिमिटेड टाइम ऑडिट करने के, यस, तो मेरे जो टीम है उनके जो एफर्ट्स है वो सिर्फ उसी दिशा में होने चाहिए जो मैटर्स सिग्निफिकेंट है, जो मैटर्स चुल्लू मुल्लू मैटर की काउंटिंग करते रहेंगे तो कुछ सेंस है क्या? एक गोडाउन है, वहां पे सिर्फ 100 इन्वेंट्री पड़ी है, बैलेंस शीट की पूरी इन्वेंट्री का 1% है, उसको चेक करते रहेंगे क्या? उसमें कुछ मिल भी जाएगा तो वो मटेरियल रहेगा क्या? समझ आई बात? अब देखो, पहला, मोर एनर्जीज नीड्स टू बी डिवोटेड टू सिग्निफिकेंट। अरे क्या पॉइंट है ना? बोले ज्यादा एनर्जी हमारी कहा जानी चाहिए? सिग्निफिकेंट मैटर। कहा जानी चाहिए? क्या बात है। फ्यू एग्जांपल्स आर लिस्टेड एज अंडर। अब वो सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या हो सकते हैं उनके एग्जांपल्स दिए, समझ में आया? वो सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या हो सकते हैं उसके एग्जांपल्स दिए। पहला, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच मे डिटरमाइन वेदर इट इज मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल। ये वाला पॉइंट मैं आपको चौथा में सिखाता हूं, ठीक है? पहले उसके बाद का देखते हैं। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। कितना बढ़िया पॉइंट है। मान लो आप ये साल ऑडिट के लिए आए, सभी लोग ध्यान देना, आप ये साल ऑडिट के लिए आए, ये साल में हमारी इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है। मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री का अपन ऑडिट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हम लोग जियो का ऑडिट कर रहे हैं, और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आया है कि 5G से 6G हुआ है। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट। उसके अलावा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। 6G के आने से ही टेलीकॉम इंडस्ट्री की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी चेंज हो गई, और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी मान लो कि कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। अगर ऐसा है, सच्ची बोलना, अगर ऐसा है तो हाई चांसेस है कि वहां पे कोई मिसस्टेटमेंट हो। क्यों? क्योंकि अरे मिसस्टेटमेंट तो अनुश्री फ्रॉड से भी हो सकता और एरर से भी हो सकता। अभी कोई चीज अगर चेंज होती है तो वहां पे एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो चांसेस है कि वहां पे तुमको कोई मिसस्टेटमेंट मिल जाए, है ना? कि यार इन्होंने 6G तो हो गया, लेकिन इन्होंने जो रिपोर्टिंग करी है वो अभी भी पुराने तरीके से करी, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि नई रिपोर्टिंग क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमारे एंगेजमेंट टीम का एफर्ट उस दिशा में लगाएंगे कि तू ज्यादा से ज्यादा अमेंडमेंट के लिए सोचना। अपन पढ़ाई करते हैं तो अमेंडमेंट आते ना,
और हमारा क्या फोकस है कि अमेंडमेंट अच्छे से करके जाना भैया, ये अटेम्प्ट के पिछले अटेम्प्ट के, क्योंकि अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसा ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त ऑडिटर ये कुछ एग्जांपल बताइए सिग्निफिकेंट मैटर्स के जहां पे ऑडिटर अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का एफर्ट डायरेक्ट करेगा, है ना? क्लियर है ना बात को? तो ये तीसरा पॉइंट है। इसमें पहला क्या है, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, क्लियर है एकदम। उसके नीचे का सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब एएस है ना, शेड्यूल 3, जो भी चीज बैलेंस शीट पीएनएल बनाने के लिए जो भी रेगुलेशन है उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। समझ में आई बात? अभी क्या हुआ, इनमें बहुत चेंज हुआ है। किसमें? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में सिग्निफिकेंट चेंज हुआ। मैं बता दूं कैसे। जब मैं सीए में आया और जब मेरा सीए फाइनल क्लियर हुआ तो हमको इंड एएस नहीं था। क्या नहीं था? हमको भी एएस ही था, काय में, सीए फाइनल में। समझ में आ रहा? ठीक है, मेरे सीए बनने के बाद 2018 में इंडियस आए, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट चेंज। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। पूरा की पूरा बेस चेंज हो गया ना भाई, एएस का इंडियस हो गया ना। आप पढ़ोगे एफआर में फाइनल में, कॉम्प्लिकेटेड है वो। तो अगर ऐसा है तो मैंने क्या बोला अभी, जहां जहां चेंज होता है वहां क्या के चांसेस आता है, एरर के। काय के? तो ये चेंज हुआ। अब यहां पॉसिबल है कि जो कंपनी के एम्प्लॉई है, जो मेरे क्लाइंट के एम्प्लॉई है, उनको इंडियस नहीं आते, उन्होंने एएस के हिसाब से ही फाइनेंशियल्स बना दिए। मिसस्टेटमेंट, बराबर है ना? तो हम हमारे एंगेजमेंट टीम का एफर्ट ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स पे डायरेक्ट करेंगे। तो पहला क्या बोला, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, बोलो, एंड न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। वापस से, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। एक और बार, ठीक है। एक तो इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो गए, एक मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी चेंज हो गया। बोलो, सिग्निफिकेंट चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, दो जगह पे चेंज हुए, मेरे इंडस्ट्री में चेंज हो गया या मेरे एफआरएफ में चेंज हो गया। ये दोनों पॉइंट सिंपल थे। और हम क्या पढ़ रहे हैं कि एग्जाम्पल बताइए, बोलो, एग्जाम्पल बताइए ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स के जहां पे आप अपनी टीम का एफर्ट डायरेक्ट करोगे या जहां पे टीम की एनर्जीज डिवोट करोगे। ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट मैटर्स के ये उदाहरण है। पहला इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ, दूसरा एएफआरएफ में सिग्निफिकेंट चेंज हुआ, तीसरा अदर सिग्निफिकेंट रेलेवेंट डेवलपमेंट, है ना? ये ओपन एंड पॉइंट है। इनके अलावा, इंडस्ट्री के अलावा, एएफआरएफ के अलावा कोई दूसरे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुए तो वो भी आपको कंसीडर करने हैं, वो भी एक उदाहरण है सिग्निफिकेंट मैटर का। क्लियर है? तो ये तीनों तो डेवलपमेंट को लेके पॉइंट हो गए, तीनों पॉइंट सेम सेम से है। ठीक है, एक तो इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ, न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आया, एएफआरएफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए, और चौथा अदर सिग्निफिकेंट रेलेवेंट डेवलपमेंट्स। क्लियर है? अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको बोला मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और इंटरनल कंट्रोल चेक करना, इंटरनल कंट्रोल अप्लाई करना, वो बराबर ऑपरेट कर रहे क्या वो देखना, बराबर है? ठीक है। अब है ना, एक इन्वेंट्री का लोकेशन है जहां पे अपने को जाके ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना है, अपने को फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, वो लोकेशन के ऊपर 4, 5, 10 कैमरे लगे हैं, सब है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, पूरा लॉग है, एवरीथिंग इज देयर। अब वो इन्वेंट्री जो है ना, वो इन्वेंट्री है 2 करोड़ आइटम्स। कितने? ऐसी 2 करोड़ बॉटल पड़ी यहां पे। या मान लो मेरी क्लाइंट का काम है ये बॉटल का ढक्कन बनाना, और ऐसे 2 करोड़ ढक्कन उस गोडाउन में पड़े। आप बताओ, प्रैक्टिकली पॉसिबल है चेक करना? हाँ, चाहे तुम 100 लोग क्यों ना बैठा लो, पॉसिबल है क्या? ह्यूमन एरर हो सकता है, करेक्ट है। तो वो बोलता है कि आपके अगर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है और उनको ज्ञान नहीं है, वो इनएक्सपीरियंस्ड है, वो बेचारे क्या करेंगे, वहां जाएंगे, एक एक करके ढक्कन गिनना चालू कर दो। ठीक है, वो ऑडिट हो पाएगा क्या?
तो एज अ एंगेजमेंट पार्टनर आपका क्या काम है, ये देखना कि क्या ऐसा सिचुएशन है जहां पे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज सो हाई दैट इट इज बेटर टू चेक द इंटरनल कंट्रोल, एंड इफ द इंटरनल कंट्रोल इज सुपरबली फाइन, then you can conclude that there is no material. But if in this case internal control is also not effective, then you have to directly write on your audit report कि internal control was not effective and we are giving a bad report. समझा बात को? तो ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है. आपको क्या लगता है, जब आपका बैंक है, बैंक ऑडिट होता है, कोई ना कोई करता होगा, आपको लगता है सही में आपके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन ऑडिटर चेक करता होगा? क्या पॉसिबल है ये चीज? एसबीआई बैंक की कितनी ट्रांजैक्शंस है, पॉसिबल है क्या? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, अरे आपका अकेले का बैंक स्टेटमेंट के अंदर कम में 600-700 ट्रांजैक्शन है, ऐसे कितने करोड़ लोग का अकाउंट है वहां पे. तो ऑडिटर क्या चेक करता है फिर? इंटरनल कंट्रोल. और अगर इंटरनल कंट्रोल उसको ठीक लगता है तो बोलता है सब कुछ ठीक है. आईसीआई ने अलाउ कर रखा है, जरूरी भी, इसको बोलते हैं सैंपलिंग. क्या बोलते हैं? क्लियर है? तो वो बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, बोलो, विच मे डिटरमाइन वेदर इट इज मोर एफिशिएंट. वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो डिटरमाइन करता है कि क्या ये ज्यादा एफिशिएंट है कि हम इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय करें रादर देन वाउचिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. समझा बात को? कि क्या ये ज्यादा, अभी 2 करोड़ कैप तू देख पाएगी क्या? हाँ, तो ज्यादा एफिशिएंट क्या है कि तू इंटरनल कंट्रोल पे टाइम स्पेंड कर, इंटरनल कंट्रोल की थरो चेकिंग कर, और अगर वहां कोई गड़बड़ नहीं है, वो इफेक्टिव है, मतलब अपना काम हो गया. समझ आ रही बात? पक्का समझ में आ रही क्या? एकदम ठीक है. तो पहला पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन. चलो मेरे साथ में, हम क्या बना रहे हैं अभी? ऑडिट स्ट्रेटेजी. क्या बना रहे हैं? ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के अभी तक हमने 3 एस्पेक्ट देखे. एक कि मैं एंगेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखूंगा, एक मेरे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और तीसरा एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स. क्या? एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स. राइट, ठीक है. पहले मैंने क्या बोला? कैरेक्टरिस्टिक्स. मैं कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखूंगा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग नहीं, आई क्या था? इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, एंड फॉर नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट टू बी ऑडिटेड, और ई फॉर एक्सपेक्टेड यूज ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑडिट एविडेंस इन द करंट ऑडिट. रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में सिंपल था कि मेरे को पहले खुद का टाइम टेबल लिखना है. टाइम एंटिटीज टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग क्या है? ठीक है. रिपोर्टिंग को लेकर 2 पॉइंट थे. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स विद द मैनेजमेंट टू डिस्कस द एनटीई, नहीं, टू डिस्कस द रिपोर्ट्स टू बी इशूड टू द मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट. कि ऑडिटर रिपोर्ट के साथ साथ में किस नेचर की और किस टाइमिंग की रिपोर्ट मेरे को मैनेजमेंट को देनी है. करेक्ट है. ये 2 पॉइंटों को रिपोर्ट के. अब 2 पॉइंट वर्क के थे. ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स विद मैनेजमेंट, organization of meetings with management to discuss NTE of audit work to be performed. ठीक है. अब आता है ऑडिट वर्क का स्टेटस. डिस्कशन विथ मैनेजमेंट विद द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन एंड टाइमिंग ऑफ स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट. स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट. ठीक है, क्लियर है. और आखिरी पॉइंट काय पे था वो? 2, हाँ, एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ, हाँ, अपना एंगेजमेंट टीम में आपस में. राइट. एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशंस विद इन द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. ये 2 आंसर करेक्ट हो गए एकदम. उसके बाद में तीसरा अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, रिपोर्टिंग हो गया. अब आता है एंगेजमेंट टीम. एंगेजमेंट टीम के एफर्ट वो कैसे डिलीट होंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स दो. बोले ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स है जिन मैटर्स पे आप एंगेजमेंट टीम का एफर्ट डायरेक्ट करोगे. मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा एंड में. तो ये क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर्स का एग्जांपल देना है. किसका? जहां पे आप एंगेजमेंट टीम के एफर्ट डायरेक्ट करोगे. जहां पे एंगेजमेंट टीम के एफर्ट डायरेक्ट करोगे. उसमें से पहला क्या क्या है? एक तो AFRF में चेंज हो गया. ठीक है. इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडस्ट्री में चेंज हो गया, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, या फिर कुछ नया रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ गया, या फिर अदर रेलेवेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट. और एक पॉइंट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन का है
वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस, बोलो, which determines that it is more efficient for the auditor to rely on internal control, है ना? क्या ये ज्यादा रेलेवेंट ऑडिटर के लिए कि वो इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय करे रादर देन वाउचिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस? क्या बात है। अब आता हूं मैं चौथा पॉइंट, कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज and where applicable whether knowledge gained on other engagements performed by the engagement partner for the entity is relevant। क्या पॉइंट है, मतलब है ये ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने का चौथा पॉइंट है। क्या मतलब है इसका? सर पिछले कुछ ऑडिट का अपन ने करे उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है अपने को मालूम पड़ी वो कुछ रेलेवेंट है करंट ऑडिट का जिसके अपन ऑडिट कर रहे हैं। आधा आंसर, आधा राइट बोला, आधा आपकी बुक में प्रिंटेड नहीं है ऊपर का, तो फिर वो कौन बोलेगा? हाँ, तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज पढ़ा नहीं आपने? मतलब क्या है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज? बताना बरका, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट बेनिफिट, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, नंदिश नो, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या है? डायग्राम पे जाओ, लेफ्ट में देखो डायग्राम की क्या है। मैंने आपको बोला था कि पहले पीए हो रहा है और बाद में प्लानिंग एक्टिविटीज हो रहा है। पीए के अंदर 3 पॉइंट्स थे, क्या क्या थे? एक तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, कि मैं एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। मैंने बोला था ना, ये तो प्लानिंग के भी पहले आने वाला है, ठीक है ना? दूसरा कि मैं एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, और तीसरा कि इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को लेके पार्टनर को कुछ कंक्लूजन्स करने होते हैं। ये क्या है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। यस, क्या समर्थ पता नहीं था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज? अभी तक का हमारा ऑडिट चैप्टर का जो फ्लो है सिंपल है। पहले हमने बेनिफिट्स पढ़ा, देखो पहले हमने क्या पढ़ा, सबका ध्यान दो जरा पे। पहले हमने क्या पढ़ा? प्लानिंग के बेनिफिट्स, बराबर है। उसके बाद में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा कि प्लानिंग आइटरेटिव प्रोसेस है और आरएबी के पहले कौन से मैटर्स मेरे को कंसीडर करने हैं, ठीक है। ये दो जो क्वेश्चंस थे ये अपने आप में इंडिपेंडेंट थे। अब मेरा चालू हुआ प्लानिंग का प्रोसेस। उसमें मैंने दो चीज देखी कि पहले प्लानिंग के पहले मैं पीए करता हूं, उसके बाद में मैं प्लानिंग चालू करता हूं। और पीए में पहले मैं क्या करता हूं कि मैं ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, ठीक है। अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं तो क्या मैं एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहा हूं? जो तुम पीआई बोल रहे थे वो एक्सेप्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप का आंसर है, ठीक है। प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। फिर क्या मैं एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और इंडिपेंडेंस को लेके कंक्लूजन। ये तो ऐसी पॉइंट है, समझा। जब ये हो रहा है तब मैं प्लानिंग चालू कर रहा हूं। अब प्लानिंग में अभी मैं पहली चीज क्या कर रहा हूं? ऑडिट स्ट्रेटजी, जो मेरा एग्जिस्टिंग है, ये चार्ट है, ये फ्लो है चैप्टर का, समझ में आया? तो वो क्या बोल रहा है, जब स्ट्रेटजी तुम बना रहे हो तो स्ट्रेटजी बनाते वक्त क्या बोल रहा है? स्ट्रेटजी बनाते वक्त तुमको क्या करना है? तुमको पीईए तुमने कर लिया होगा। अभी तुमको फ्लो बताया मैंने, पहले पीईए हो रहा है और फिर प्लानिंग एक्टिविटी चालू होती है, तो तुमने पीए कर लिया होगा। तो वो पीए के नतीजे जो है उसको कंसीडर करो ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त। और पिछले ऑडिट में अगर तुमको कोई एविडेंस मिला है तो तुम क्या उसको यूज कर सकते हो क्या? जो नॉलेज मिली, सॉरी एविडेंस नॉलेज, पिछले ऑडिट में मैंने क्या बोला, एक ऑडिटर 5 बार अपॉइंट होता है, ठीक है। तो पिछला तुमने उसके लिए कोई एंगेजमेंट किया होगा, है ना, या तुमने उसके लिए एसआरएस किया होगा, या तुमने उसके लिए एसआरई किया होगा, कुछ किया होगा। वो एंगेजमेंट से तुमको कोई नॉलेज गेन हुआ होगा, क्या वो नॉलेज आपके लिए रेलेवेंट है क्या? वो नॉलेज को भी आप ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त यूज करो, ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते वक्त यूज करो। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये पॉइंट है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नॉलेज गेन्ड ऑन प्रीवियस एंगेजमेंट विद द सेम क्लाइंट। बोलो, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नॉलेज गेन्ड ऑन एंगेजमेंट्स विद द सेम क्लाइंट, ठीक है, प्रीवियस एंगेजमेंट। मतलब
पिछले एंगेजमेंट्स में। क्लियर है बात? ठीक है, मतलब मैं पिछले साल भी उसका ऑडिटर था तो मेरे को तब नॉलेज मिला होगा, या मैं पिछले साल उसका ऑडिटर नहीं था लेकिन मैंने उसके लिए एसआरएस किया होगा, है ना, या एसआरई किया होगा, या कोई एसएई किया होगा, तो उससे मुझे कुछ नॉलेज आएगा, तो वो नॉलेज को भी मैं ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते वक्त यूज करूं। एग्जांपल्स बताए इन्होंने कुछ। रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट्स दैट इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, है ना, आपने पिछले साल का ऑडिट किया, है ना, उससे पिछले साल में भी आपने ऑडिट क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस चेक करी होगी, तो आपको कुछ ज्ञान है उस बारे में कि उसकी इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है, या पिछले टाइम में अपने को क्या फ्लॉ मिला था, क्या वो फ्लॉ अभी रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो देखो, रिजल्ट्स ऑफ, बोलो, प्रीवियस ऑडिट्स दैट इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, है ना, इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करा होगा आपने पिछले ऑडिट्स में, तो उसका नॉलेज मिला होगा, वो अपने को स्ट्रेटेजी के लिए यूज करना है। इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज एंड एक्शन टेकन टू एड्रेस देम, है ना, आपने उस टाइम पे कोई डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करी होगी, क्या ये कैमरा है ना, लाइट गई तो बंद हो जाता, तो आप इस बार ही देख लो स्ट्रेटेजी बनाते वक्त उन्होंने उसको कैसे डील किया है, क्या उन्होंने उस पर बैकअप लगाया, यूपीएस का, इन्वर्टर का बैकअप लगाया, उस पर नहीं लगाया, मतलब अभी भी अनरिजॉल्व है, ऑडिट स्ट्रेटेजी में डालो वो पॉइंट। क्लियर है ना? तो आपको जो नॉलेज मिला, आप देखो ना कितना लॉजिकल है, अगर आपको जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में नॉलेज मिला या पिछले ऑडिट्स में नॉलेज मिला और आप ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे हो इस साल की और आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, सही बात है कि ये, वो नॉलेज तो आपको यूज करना चाहिए ना। अरे जब क्रिकेट की सीरीज होती है, पहले मैच में अपने को नॉलेज मिला किसका फॉर्म है किसका फॉर्म नहीं है, तो अब तो अपन अगले मैच में उस हिसाब से टीम में चेंजेस करते हैं, समझ में आ रही बात? ठीक है। द मैनर in which the auditor emphasizes to engagement team members the need to maintain a questioning mind, the need to maintain a questioning mind, क्या मतलब है इसका, बताओ निश्चित देख के। जब तक मतलब जो भी एक्सपीरियंस है उसका डिफेक्ट और अच्छे से पता चल सकता याशवी, एंगेजमेंट पार्टनर है हाँ और जो टीम मेंबर्स है हाँ, तो लाइक ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो उनका कॉन्स्टेंट माइंड है वो मेंटेन नहीं देखो, मैं नहीं, एक सेकंड को देखो, मैं तुमको बताता हूँ कैसे चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा अटेंशन दो, सबको हिंदी में बोलो सिर्फ, ठीक है। द मैनर इन विच द ऑडिटर एम्फसाइजेस, मतलब किस तरीके से ऑडिटर एम्फसाइज करेगा, मतलब बताएगा, मतलब जोर डालेगा, ये हिंदी हो गई। मैंने कुछ भी किया क्या, यहाँ पे अगर मान लो मैं सीए नहीं खड़ा होता, कोई इंग्लिश टीचर या हिंदी टीचर खड़ा होता, वो भी यही करता कि किस तरीके से ऑडिटर एम्फसाइज करेगा, क्या एम्फसाइज करेगा, टू द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, मतलब किसको करेगा, किसको करेगा, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को, क्या करेगा, किस तरीके से ऑडिटर एम्फसाइज करेगा एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को, क्या, द नीड, मतलब क्या, द जरूरत, टू मेंटेन अ क्वेश्चनिंग माइंड, मतलब हर बार कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाला माइंड एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का होना चाहिए। तो किस तरीके से आप ऑडिट स्ट्रेटेजी में ये मेंशन कर रहे हो, किस तरीके से ऑडिट स्ट्रेटेजी में आप दबाव दे रहे हो इस बात पे कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं, कि आपके जो टीम मेंबर्स है वो हर बार एक क्वेश्चनिंग माइंड रखे, एक क्वेश्चनिंग माइंड रखे। ऐसा नहीं कि ये इन्वेंट्री यहाँ पे क्यों नहीं है, सर वो इन्वेंट्री अभी वहां पे गई है बस आधी घंटे में आ रही, चलो ठीक है आप चले गए, आपका क्वेश्चनिंग माइंड रहना चाहिए कि वो इन्वेंट्री यहां से वहां क्यों गई है। आप काउंटिंग कर रहे हो, 2 पीस कम है, अरे सर कल बारिश आई थी ना वो पीस थोड़े खराब हो गए, अभी लगा देंगे, कोई टेंशन। अरे बारिश आई तो पहले ये बता वो 2 ही पीस कैसे खराब हुए, बाकी क्यों खराब नहीं हुए, पानी कैसे वो 2 पीस पे लगा गया, इसका मतलब बारिश के पहले वो 2 पीस यहाँ पे थे ही नहीं। क्वेश्चनिंग माइंड, ठीक है।
तो आपको एम्फसाइज करना है इस बात को, एंगेजमेंट पार्टनर को, अपने टीम को ये बोलते रहना है कि हर बार एक क्वेश्चनिंग माइंड रखो। क्लियर है बात? ठीक है, ये मेरा चौथा पॉइंट है कि मेरे को प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के रिजल्ट कंसीडर करने हैं। ठीक है, और मेरे को जो नॉलेज गेन हुआ है पिछले एंगेजमेंट से, वो नॉलेज भी मेरे को यूज करना है। और उसमें उन्होंने क्या बोला, कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं कि वो नॉलेज क्या होती है। एक कि क्वेश्चनिंग माइंड रखना है हर बार। पिछले ऑडिट में अपने को मालूम पड़ा होगा कि यार यहाँ पे ना कुछ भी सरल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो हर बार एक क्वेश्चनिंग माइंड रखना जरूरी है। और पहला क्या बोला उसने कि पिछले जो आपने पिछले ऑडिट में इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग करी है, उसके रिजल्ट्स आप ध्यान में रखो और ये देखो कि इंटरनल कंट्रोल में अगर कुछ डेफिशिएंसी मिली थी तो वो एड्रेस हुई है या नहीं हुई। ठीक है, अभी तक हमने ऑडिट स्ट्रेटेजी में 4 चीजें देख ली। हम क्या कर रहे हैं, ऑडिट स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फॉर्मुलेट कर रहे हैं, मतलब एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक का चैप्टर 2 एक बार ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, उसमें 3 पॉइंट और 3 पॉइंट, यस। उसके नीचे आए, हमने क्या पढ़ा कि आरएबी के पहले कुछ मैटर्स हमको कंसीडर करने पड़ेंगे। उसमें हमने बोला मटेरियल लीगल एक्सपर्ट, एपीएस आरएपी, ओपीएस आरएपी, करेक्ट है। उसके बाद में हम आए नेक्स्ट पार्ट पे, उसमें था कि हम लोग चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एक्चुअली। उसमें 2 पार्ट है, एक है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो प्लानिंग के पहले होती है, और एक है प्लानिंग एक्टिविटीज, करेक्ट है। अभी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में पहला था एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, पीआईआई। ठीक है, प्रोसीजर फॉलो किया, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किया, प्रिंसिपल ऑनर और की मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी चेक किया, खत्म हो गया। उसके बाद में एथिकल रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद में इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को लेके कंक्लूजन देने हैं। ठीक है, कितने हो गए? प्लानिंग पहला, आरएबी के पहले कुछ मैटर देखने हैं वो दूसरा, और प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में 3 क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। फिर हमने चालू किया प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग में 2 चीजें है, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान, और मैंने बोला तीसरी चीज जो आईसीएल डायग्राम में नहीं लिखी वो है ऑडिट प्रोग्राम। अभी हम उसमें से पहली चीज कर रहे हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने के पहले, एस्टैब्लिश करने के पहले एक प्यारा क्वेश्चन आया कि ये एस्टैब्लिश करने से हमें क्या क्या मैटर्स में असिस्ट होगा। ठीक है, उसमें हमने पूरा बोला ऑल अबाउट रिसोर्सेज, कितने लगाने हैं, कहां लगाने हैं, कौन से लगाने हैं। ठीक है, और उनको हम लोग डायरेक्ट सुपरवाइज कैसे करेंगे। उसके बाद में आया ऑडिट स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करने में। ऑडिट स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करने में अभी तक अपन ने 4 पॉइंट देखे, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, दूसरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा एंगेजमेंट टीम के एफर्ट कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट मैटर्स पर डायरेक्ट करेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल दो कि वो सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में बड़ा फाइन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड, एंड ई फॉर एक्सपेक्टेड यूज ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑडिट एविडेंस। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आया रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के 5 पॉइंट है, 2 पॉइंट ऑडिट वर्क को लेके हैं, 2 पॉइंट रिपोर्टिंग को लेके, एंटिटी के टाइम टेबल और नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड इंक्लूडिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसको लेके डिस्कशन करना है। और आखिरी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स में आपस में कम्युनिकेशन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स एंगेजमेंट और एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को सिग्निफिकेंट मैटर्स, उसमें था इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स, अदर रेलेवेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, एएफआरएफ में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स एंड न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, करेक्ट। और पहला वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, whether it is more appropriate or more efficient for the auditor to rely on internal control। ठीक है, अब मैं आया चौथे इसमें कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के रिजल्ट को यूज करने से क्या फायदा हो सकता है, या फिर नॉलेज गेन ऑन प्रीवियस एंगेजमेंट्स विद द सेम क्लाइंट। उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है, पहला कि इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट्स इन रिलेशन टू इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, whether any deficiencies was recorded and how the deficiencies were addressed by the management, कि मैनेजमेंट ने वो डेफिशिएंसी कैसे ठीक करी है। और दूसरा पॉइंट किस चीज को लेके है, क्वेश्चनिंग माइंड, किसको, क्वेश्चनिंग, हाउ द एंगेजमेंट पार्टनर इज एम्फसाइजिंग, ठीक है, दैट द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स शुड मेंटेन अ क्वेश्चनिंग माइंड। करेक्ट, क्लियर है। इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस पे पूछूं तो ये पूछने के चांसेस कम है, ठीक है, ये ऊपर के 3 पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है इंडिविजुअल बेसिस पे। ठीक है, हाँ, अगर वो पूरे ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने पे क्वेश्चन पूछेगा तो सारे लिखना पड़ेगा। सर पूछ सकता क्या, पूछ सकता, ऐसे नहीं पूछ सकता, लेकिन अगर 3 मार्क के लिए पूछता तो सिर्फ हेडर लिखना। ठीक है, अगर 5 मार्क या 6 मार्क के लिए पूछता तो एटलीस्ट वो चाहेगा कि आप हर इसमें 2-2 पॉइंट लिखो, तो पूरे 5 मत लिखना, 2-2 पॉइंट लिख देना कोई भी। ठीक है,
ओके, अब आता हूं मैं लास्ट पे स्ट्रेटजी केस में, और वो है असर्टन द एनटीई ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। बोलो। The nature, timing and extent of resources necessary to perform the engagement. ठीक है, अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देख लिए, ठीक है, उसके बाद में आपने देख लिया एंगेजमेंट टीम के एफर्ट कहां पर डायरेक्ट करने हैं, उसके बाद में आपने देख लिया कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और प्रीवियस ऑडिट्स का आपको क्या क्या हेल्प हो सकता है। अब पांचवी चीज कि आप सब हो गया, अब आपको ऑडिट करने के लिए रिसोर्सेज देखनी। हमने पहले पढ़ा था ना कि कुछ मैटर्स है जिससे अपने को ऑडिट स्ट्रेटजी असिस्ट करता है। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी कुछ मैटर्स को लेकर असिस्ट करती है। दैट वाज ऑल अबाउट रिसोर्सेज, पहला क्वेश्चन ऑडिट स्ट्रेटजी का। और ये भी रिसोर्सेज को लेके ही है कि ऑडिट स्ट्रेटजी में आपको देखना पड़ेगा कि क्या नेचर की, क्या टाइमिंग की और कितने एक्सटेंट तक आपको रिसोर्सेज लगेगी। ठीक है, रिसोर्सेज का प्रमुख है आर्टिकल्स, टीम, उसके अलावा लैपटॉप्स, सॉफ्टवेयर्स, रिसोर्सेज मतलब एवरीथिंग। नाउ आपके रिसोर्सेज फॉर सीएस स्टडीज क्या है? ट्यूशंस, बुक्स, ठीक है, नोट्स एंड माइंड। यस, देखो अभी पॉइंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड असाइनमेंट ऑफ ऑडिट वर्क टू द टीम मेंबर्स इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर। क्या बोल रहा है वो? हिंदी में बोलो, खुद को हिंदी में बोलो ये चीज। एंगेजमेंट टीम का सिलेक्शन एंड उनको ऑडिट वर्क असाइन करना, ठीक है, ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। आ रहा कि हिंदी में? हाँ, बस ऐसे ही चीजों को समझा जाता है। ठीक है, तो एंगेजमेंट टीम का सिलेक्शन करना, सिलेक्ट तो कर लिया लेकिन उनको वर्क असाइन करना, ये दोनों ही बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है। अगर तुमने सही सिलेक्शन नहीं किया तो ऑडिट खत्म हो गया। तुमने सही सिलेक्शन कर लिया लेकिन उनको वर्क असाइन नहीं किया बराबर, या अच्छे व्यक्ति को गधा वर्क दे रहा है या वाइस वर्सा, ठीक है, तो ऑडिट खत्म। तो ये दोनों ही चीज बहुत सिग्निफिकेंट है ना। इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, experienced team members may be assigned areas where there is higher ROMM, है ना, जहां पे ज्यादा रिस्क है मटेरियल मिसट्रीटमेंट होने का, वहां पे आप किसको लगाओगे? एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स को। क्लियर है? ये पॉइंट नंबर डी और ई इंडिविजुअल पूछने का चांसेस कम है, लेकिन पूछ लिया तो आपको ही लिखना पड़ेगा। तो इसको हल्की फुल्की लर्निंग करना, मैं इस पे बहुत टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। मैंने ए बी सी पे बहुत टाइम स्पेंड किया, आज सिर्फ एक ही पेज करा अपन ने आज, लेकिन मैंने चाहा कि वो लर्न हो जाए एकदम। ठीक है, तो सिर्फ हेडर्स, अंदर का नहीं, वो हो गया, मेरा एनर्जी खत्म हो गई। सिर्फ हेडर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, काय के हेडर्स है ये? बढ़िया, स्ट्रेटजी सर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, सर फॉर्मुलेट कर रहे हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, तीसरा एंगेजमेंट टीम के एफर्ट डायरेक्ट करना है, ठीक है, चौथा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के रिजल्ट लेना है, और पांचवा रिसोर्सेज का एनटीई, बोलो एनटीई ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, मैं 30 सेकंड्स दे रहा हूं, सिर्फ हेडिंग लर्न करो अभी के अभी। 1 मिनट दे, चलो 1 मिनट, टाइमर ऑफ 1 मिनट। चलो डन हो गया, ठीक है ना। ओके, तो दो चीज तो अपनी एंगेजमेंट टीम तो जुड़ी है, ठीक है। एक है एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स डायरेक्ट करना है, ठीक है, और उसमें सिग्निफिकेंट मैटर्स है। क्या है?
उनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और एक है रिसोर्सेज, एनटीई ऑफ रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं एंगेजमेंट टीम और रिसोर्सेज एक ही चीज हो गई, है ना। तो वो 2 पॉइंट को साथ में देखेंगे, एनटीई ऑफ रिसोर्सेज एंड एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, एनटीई ऑफ रिसोर्सेज एंड एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ये तो सेम है एकदम, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के रिजल्ट और प्रीवियस एंगेजमेंट की नॉलेज गेन, ठीक है। ये 5 पॉइंट लर्न करना बहुत जरूरी है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन 3 मार्क का आ सकता है सिर्फ हेडर के लिए, कि ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना है, बताइए क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। चलो क्वेश्चन लिखो। अभी तक मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिख पाया, कैरेक्टर लिखो, क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लिखो। सीए राहुल इज formulating audit strategy in this regards state some of the instances of how will CA Rahul ascertain the reporting objectives of the engagement, of how Rahul will ascertain the reporting objectives of the engagement to plan the timing of audit and the nature of communications required, ठीक है। कैसे वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को असर्टन करेगा, हो गया सबका, लिख दिया है ना। अगला क्वेश्चन लो, जगह छोड़ दो उसके लिए। अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई ढील नहीं चलेगी इसमें, आपको लर्न करके बिना देखे ये नोट्स के एरो भरना है, हाँ प्लीज, ठीक है। एरो में आपको 3-4 मेन वर्ड लिखना है, ठीक है ना। तो बिना देखे करना, आप लर्न करके करना, तो दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे इसमें। उसके बाद में तीसरा, स्टेट सम ऑफ द एग्जांपल्स, थोड़ा फास्ट लिखना, पहली बोल रहा हूं मैं। स्टेट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द फैक्टर्स that in the auditor's professional judgment are significant in directing engagement team's effort, एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। साई श्यामा मैं बोल रहा हूं, आप लिखो, देखने का काम ही नहीं ना, मैं 2 बार बोल रहा हूं ना, याद रखो, वो ही हैबिट डालनी है। क्वेश्चन सब लोग क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो पहले वो, हाँ अरे अपने मन में पढ़ो भैया। पढ़ा, क्वेश्चन समझ में आया कि कुछ एग्जांपल बताइए सिग्निफिकेंट मैटर्स के, जो आप कंसीडर करोगे एंगेजमेंट टीम के एफर्ट को डायरेक्ट करने के लिए, और उसमें इंडस्ट्री सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, एएफआरएफ है ना, चेंजेस इन एएफआरएफ, अदर रेलेवेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, वेदर इट इज मोर एफिशिएंट टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल्स देन चेकिंग एंटायर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में है। ऊपर क्या था कि कुछ इंस्टेंसेस बताइए कि राहुल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स कैसे डिटरमाइन करेगा, है ना। तो वो कैसे करेगा, टाइम टेबल देखेगा, है ना, मैनेजमेंट से बात करेगा कि आपको कौन सी रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। आपको मेरे वर्क के, मैं कौन सा वर्क करने वाला वो आपको बता देता हूँ, आपको मेरे वर्क का स्टेटस कैसे लेना है वो बता दो, और मेरे टीम मेंबर में कैसे कम्युनिकेशन करने वाला हूं। क्लियर है क्या, ठीक है। उसके बाद में बाकी दोनों के तो सेपरेट क्वेश्चंस नहीं है। अब आप डायरेक्टली क्वेश्चन लिखो स्ट्रेटजी को लेके।
State the factors to be taken into account. State the factors to be taken into account. Fast. By the auditor for establishing audit strategy. For establishing audit strategy. सारे ब्लू लाइंस, सी हेडिंग्स। अच्छा लिखाया था क्या? अच्छा तो फिर ठीक है, सारे ब्लू लाइंस। ठीक है, तो ये पांचों हेडर्स लर्न कर लेना अच्छे से। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है और इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए आज? सब मिला के कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? 10 या आखिरी मिला के 10। नहीं ये डबल है बोलते हो, मैंने पहले लिखाया था, मतलब 9 क्वेश्चंस। 9 क्वेश्चंस अच्छे से समझ के पूरा बाइफर्केशन करके आना। ठीक है, पूरे ऑडिट को जितना अपने से पॉसिबल है, कुछ चैप्टर में तो हाथ ही जोड़ने पड़ेंगे, जितना अपने से पॉसिबल है हम क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में करेंगे ताकि कोई भी आंसर हम स्वैप ना करें। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, अब है ना धीरे धीरे ऑडिट का हल्का हल्का स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट ये है कि आप रिवाइज करके आओ। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो ये ब्रेक है पहले और दूसरे क्लास के बीच का, उसमें पन्ने घुमा लेना। ठीक है, आप देख रहे हो मैं बार बार पीछे जाकर रिवाइज करा रहा हूं, मैं बार बार करा पाऊंगा क्या? ऐसे एक एक पेज करेंगे तो पोर्शन कंप्लीट होगा क्या? मेरा तो नेचर है कि कोई किसी का एक का ही मेरे को लगा कि लर्न नहीं हुआ तो कुछ तो मैं करा देता हूं, लेकिन अब मेरे को उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं एक रीजनेबल स्पीड से आगे बढ़ूंगा। अगर कोई यहाँ पे व्यक्ति बैठा है जो रिवाइज नहीं कर रहा, उसको ऑडिट जमने वाला नहीं है, ये फिक्स है। और अगर तुम ये अजम्पशन में बैठे हो कि टेस्ट आएंगी तो कर लूंगा, तो खत्म है। ठीक है, थोड़ा करेंगे तो आगे उसका सपोर्ट रहेगा। ठीक है ना? अब हम लोग कल क्या करने वाले हैं? डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान खत्म करेंगे पूरा। ठीक है, कल अपने को यहां तक पहुंचना है, ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर तक। सब लोग सुन लो, कल ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर तक पहुंचना है। ठीक है, कोई रिवीजन नहीं, कुछ नहीं, सब करके आना। कल प्योर क्लास होगी। ठीक है, उसके बाद में हम चलेंगे प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, और प्रोग्राम हमको और समझो 1 से 1.5 दिन लगेगा। 2 से 3 दिन में हम इस चैप्टर को करेंगे क्लोज, चैप्टर नंबर 2। सबको क्लियर है? तो हाथ रिवीजन लर्निंग करते रहो, आगे इसका टेस्ट शेड्यूल होने वाला है। ठीक है, चलो।